अब आगे बढ़ते हैं और कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं सुनेंगे। डाइट जोधपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है रीना चौहान जी द्वारा और समीक्षा की है मजहर सुल्तान जई जी व गायत्री भारद्वाज जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, शुभाशीष। आज विज्ञान विषय के अंतर्गत हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में तो रचा बसा है ही, पर जिसे समझ जाने पर आपको वह सरल और रोचक भी लगने लगेगा। ये टॉपिक कक्षा 9 के दूसरे पाठ से लिया गया है। पाठ का शीर्षक है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? पदार्थ क्या होते हैं ये आप इससे पूर्व के पाठ में पढ़वा जान चुके हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि यहाँ शुद्धता से क्या तात्पर्य है? आप हमेशा ही सुनते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसीलिए आप बाजार से सामान लेते समय जरूर पूछते होंगे, क्यों भैया ये घी शुद्ध है ना? देखो मुझे शुद्ध दूध ही देना। दालें, मिर्च, मसाले सब शुद्ध होना चाहिए। लेकिन क्या ये सभी पदार्थ जिन पर शुद्ध लिखा हुआ है वैज्ञानिक दृष्टि से भी शुद्ध पदार्थ हैं? अगर मैं कहूँ कि आप जो दूध पीते हैं वो शुद्ध पदार्थ होता ही नहीं तो आप अचंभित हो जाएंगे ना। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है वस्तु में कोई मिलावट ना होना। जैसे यदि मैं शुद्ध दूध की ही बात करूं तो आपको लगेगा वो तब शुद्ध है जब उसमें पानी की मिलावट नहीं की गई है। लेकिन विज्ञान की भाषा के अनुसार दूध शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि ये जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण है। हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है, जो कि उसका भौतिक वर्गीकरण है। लेकिन जब पदार्थ का वर्गीकरण हम रसायन की दृष्टि से करते हैं तो पदार्थ को 2 तरह से बांटते हैं। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। यहाँ शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य ये है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान प्रकृति के हों। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा जिन्हें किसी भी भौतिक प्रक्रिया से विभाजित नहीं किया जा सके। भौतिक प्रक्रिया जैसे वाष्पन, छानना या चुनना और इसी तरह की अन्य क्रियाएं। तत्व और यौगिक इस दृष्टि से शुद्ध पदार्थ हैं। तत्व से हमारा आशय है जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये पदार्थ का मूल रूप है और जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। लोहा, सोना, चांदी, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, ये सब तत्व ही तो हैं। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों की संख्या 118 है, जिन्हें धातु, अधातु, उपधातु और आदर्श गैसों में बांटा गया है। दूसरा शुद्ध पदार्थ यानी यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बनते हैं और इनके निर्माण का आधार रासायनिक संयोजन होता है। यहाँ ये याद रखना आवश्यक है कि यौगिकों के निर्माण में तत्वों का निश्चित अनुपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन एक तत्व है और ऑक्सीजन भी एक तत्व है। जब ये दोनों एक निश्चित अनुपात यानी 2:1 के अनुपात में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो जल के अणु का निर्माण होता है जो कि एक यौगिक है। इसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड भी यौगिक हैं। इन्हें भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन रासायनिक विधि से यौगिक में से तत्वों को उनके शुद्ध रूप में अलग किया जा सकता है। इस प्रकार रसायन की दृष्टि से ये भी शुद्ध पदार्थ ही होते हैं। पदार्थों के दूसरे प्रकार को अशुद्ध पदार्थ कहा गया है। ये मिश्रण होते हैं। वास्तव में मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों की मिलावट है और यह मिलावट किसी भी अनुपात में हो सकती है। परिभाषा की दृष्टि से बात करें तो मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के अनिश्चित अनुपात में मिलने पर होता है। ये यहाँ रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें भौतिक विधियों द्वारा इनके घटकों में अलग किया जा सकता है। और मिश्रण के बहुत सारे उदाहरण हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। जैसे पानी में यदि चीनी मिलाई जाए तो यह एक मिश्रण बन गया। नींबू रस, चीनी व पानी से बनी शिकंजी एक मिश्रण है। ऐसे ही वायु विभिन्न तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। यदि रेत में आप चीनी या नमक को मिलाते हैं तो वह भी एक मिश्रण हो जाता है, या फिर पानी में दूध या पानी में स्याही मिला देने पर भी ये इनका मिश्रण ही कहलाता है। पानी में आटा, धूल के कण या कॉपर सल्फेट मिलाने पर ये सब मिश्रण बनाते हैं।
मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, जबकि अवयवों की प्रकृति के आधार पर ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। ये हैं विलयन, कोलाइड और निलंबन। यहाँ पर विलयन समांगी मिश्रण होते हैं और कोलाइड व निलंबन विषमांगी प्रकार के मिश्रण होते हैं। वे मिश्रण जिसके घटक सर्वत्र समान रूप से मिले हुए होते हैं उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं, और मिले हुए घटकों की सीमाएं दिखाई नहीं देती हैं। इनके संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। जल में शर्करा या नमक या कॉपर सल्फेट या नींबू रस का मिश्रण समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। विलेय वह पदार्थ होता है जो विलयन में कम मात्रा में होता है और विलायक में घुलनशील या घुला हुआ होता है, जबकि विलायक विलयन का वह घटक है जिसकी मात्रा दूसरे घटक यानी विलेय से अधिक होती है और जो विलेय को विलयन में मिलाता है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि घुलने वाला विलेय पदार्थ और घोलने वाला विलायक पदार्थ। जैसे पानी और चीनी के विलयन में चीनी विलेय और पानी विलायक का कार्य कर रहा है। इस प्रकार हमने जाना कि विलयन एक समांगी मिश्रण है और इसके घटक विलेय और विलायक इसका निर्माण करते हैं। अब अगर आप पानी में मिट्टी या रेत को मिलाते हैं और फिर उसे घोलते हैं तो क्या वे एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। तो ऐसे ही मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं और ऐसे मिश्रण में मिश्रित पदार्थों का संगठन समान नहीं होता है। कोलाइड और निलंबन विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। विलयन, कोलाइड और निलंबन को अच्छे से समझने के लिए हमें एक प्रयोग को समझना होगा। इस प्रयोग के लिए 3 गिलास और उनमें समान मात्रा में पानी लिया जाता है। पहले गिलास के जल में चीनी की कुछ मात्रा मिलाते हैं, दूसरे गिलास के जल में थोड़ा दूध और तीसरे गिलास में जल के साथ धूल मिलाते हैं। चीनी के स्थान पर नमक या कॉपर सल्फेट, दूध के स्थान पर स्याही और धूल न लेकर आटा लेकर भी ये प्रयोग किया जा सकता है। अब प्रेक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले गिलास में जो चीनी और पानी का मिश्रण है एक दूसरे में घुल मिल जाता है और इस मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। और तीसरे गिलास वाले मिश्रण में जिसमें कि धूल है वो एक दूसरे के साथ नहीं घुलता है और निलंबित होता है। निलंबित मतलब इसमें लटका हुआ रहता है। इस मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं। इस प्रकार विलयन और निलंबन तो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि विलयन एक समांगी मिश्रण है क्योंकि इसमें सर्वत्र समान संगठन है और निलंबन विषमांगी मिश्रण है, इसमें भ्रमित होने जैसी बात नहीं है। आइए अब तीसरे प्रकार के मिश्रण की बात करते हैं। आपको याद है इस गिलास के पानी में हमने क्या मिलाया है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, दूध की कुछ बूंदें डाली हैं। आप देखेंगे कि पूरा दूध इसमें घुल मिल जाता है। तो अब बताओ ये समांगी मिश्रण होगा या विषमांगी मिश्रण होगा? तो इसका उत्तर ये है कि ये देखने में तो समांगी लगता है लेकिन वास्तव में विषमांगी मिश्रण ही होता है। इसे कोलाइड बोलते हैं। इसका क्या कारण है अभी आगे स्पष्ट होगा। तो अब तक हमने समझा, पहला मिश्रण हो गया विलयन, दूसरे गिलास का मिश्रण कोलाइड और तीसरा हो गया निलंबन। अब यदि हम इनके कणों पर ध्यान दें तो पानी में चीनी को घोलने पर क्या चीनी व जल के कणों को अलग अलग नग्न आंखों से देख सकते हैं? इसका उत्तर होगा नहीं। इसका मतलब है कि इनके कणों का व्यास बहुत छोटा होता है। ये 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। नैनो एक ग्रीक शब्द है जो लंबाई की इकाई है। 1 नैनोमीटर 1 मिलीमीटर का 1 अरबवें हिस्से के बराबर होता है। हम 100 नैनोमीटर से ज्यादा व्यास वाले कणों को ही नग्न आंखों से देख सकते हैं। हम विलयन के संघटकों का व्यास बहुत छोटा होने के कारण इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन निलंबन में यहाँ पर जो कणों का व्यास है वह 100 नैनोमीटर से ज्यादा हो सकता है, तो आप अच्छे से उसे देख सकते हैं। जैसे पानी में आपने धूल कणों को डाला तो आप आसानी से इन धूल कणों को इसमें देख सकते हैं। जबकि यदि मैं बात करूं कोलाइड की तो मैंने आपको पहले बताया कोलाइड देखने में समांगी लगता है लेकिन वास्तव में वह विषमांगी होता है। इसका मतलब यहाँ भी इसके कणों को आप देख नहीं सकते हैं और ये लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के व्यास के होते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि पानी और धूल के मिश्रण जिसे हमने निलंबन कहा है को आप फिल्टर पेपर या छन्ना पत्र से छानना चाहते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि ये फिल्टर पेपर से छनेगा या नहीं छनेगा, या यूं कहें कि अपने घटकों में अलग अलग होगा या नहीं?
तो इसका उत्तर होगा हाँ, अलग अलग हो जाएगा। धूल के कण छन्ना पत्र पर ही रह जाएंगे। लेकिन अब यदि हम बात करें चीनी और पानी की, तो छन्ना पत्र द्वारा इसके अवयवों को अलग नहीं कर सकते हैं और इसी प्रकार कोलाइड में भी छानने की विधि के द्वारा इसके अवयवों को अलग नहीं कर सकते। परंतु दूसरी भौतिक क्रिया आप केंद्रीय यंत्र का प्रयोग कर कोलाइड के कणों को पानी से पृथक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक विषमांगी मिश्रण है। अब चलते हैं विलयन, निलंबन एवं कोलाइड के बीच चौथे अंतर को समझने के लिए। चौथे गुण के रूप में अब हम इन मिश्रणों के स्थायित्व की जांच करेंगे। हम देखते हैं कि जल व शर्करा के विलयन को घंटे 2 घंटे तक या शांत होने तक रख देने पर भी ये वैसा ही मिश्रित रहता है, जबकि इसी स्थिति में रखने पर निलंबन के कणों को देखें तो पाते हैं कि धूल के कण पेंदे में बैठ जाते हैं। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि विलयन स्थायी है और निलंबन अस्थायी है। निलंबन की परिभाषा महत्वपूर्ण है। ये इस प्रकार है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। इसी प्रकार कोलाइड समांगी मिश्रण की तरह दिखाई देता है, अतः इसके कण भी तले में नहीं बैठते हैं, लेकिन अपकेंद्री यंत्र द्वारा परिक्षेपित हो जाते हैं, यानी ये अंततः अस्थायी मिश्रण ही है। यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि कोलाइड में विलय के लिए परिक्षिप्त अवस्था तथा विलायक के लिए परिक्षेपण माध्यम शब्द प्रयोग में लिया जाता है, यानी परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम मिलकर कोलाइड का निर्माण करते हैं। यहाँ कोलाइड मिश्रण में दूध के कण परिक्षिप्त अवस्था और पानी परिक्षेपण माध्यम को दर्शाता है। अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ेंगे, वह है प्रकाश का मार्ग दिखना या नहीं दिखना। यहाँ पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म की जानकारी होती है और वह है टिंडल प्रभाव। जब कोलाइड के कण उससे गुजरने वाले प्रकाश को फैला देते हैं तब प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, तो इसे ही हम टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट के रूप में जानते हैं। क्योंकि इसे टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर यह जाना जाता है। जब पेंसिल टॉर्च या लेजर टॉर्च से प्रकाश को विलयन या प्रथम गिलास के मिश्रण से गुजारते हैं तो प्रकाश दिखाई नहीं देता है। इसका आशय यह है कि यह पूरी तरह से विलयन में से पार हो जाता है, लेकिन कोलाइड के एक विशेष गुण के रूप में इसे देखा जाता है, अर्थात कोलाइड टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, जबकि विलयन ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसी प्रकार निलंबन में जब तक कण निलंबित हैं तब तक टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन इसके शांत होने पर कणों के नीचे पेंदे में बैठ जाने पर प्रकाश का प्रकीर्णन रुक जाता है, यानी टिंडल प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्या आप स्मरण कर सकते हो कि टिंडल प्रभाव को दैनिक जीवन में आप सहज ही कहां-कहां देख पाते हो? विलयन से संबंधित कुछ और बातें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, जैसे अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक तरल विलयन जिसमें विलायक का माध्यम तरल होता है, लेकिन विलय ठोस, द्रव, गैस कोई भी हो सकता है। इसी क्रम में दूसरा प्रकार ठोस विलयन और तीसरा गैसीय विलयन है। विलयन के घटकों के बारे में तो हम पूर्व में चर्चा कर ही चुके हैं। अब है विलयन की सांद्रता। विलयन में विलय की मात्रा के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तनु विलयन वह होता है जिसमें विलय की मात्रा किसी दूसरे विलयन की तुलना में कम हो, जबकि सांद्र में यह मात्रा अधिक होती है। विलयन की सांद्रता को अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है, जैसे द्रव्यमान या आयतन के आधार पर विलयन की सांद्रता उनके अलग अलग सूत्र अनुसार निकाली जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अभी तक मिश्रण के बारे में जाना, संबंधित बहुत सारी चीजों को समझा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई मिश्रण है, उसमें से उसके अवयवों को अलग करना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बच्चों, इसे हम कहेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। एक उदाहरण से समझते हैं। सवाल है, डाई को उसकी स्याही से कैसे अलग करेंगे? स्याही 2 पदार्थों से मिलकर बनी होती है, एक तो डाई और दूसरा पानी। इस प्रकार ये एक मिश्रण है। अब इस मिश्रण में से डाई को और पानी को किसी उपयुक्त विधि का प्रयोग करके अलग करने को ही हम मिश्रण के घटकों या अवयवों का पृथक्करण करना कहते हैं। जिस विधि से इसे अलग किया जाता है वह वाष्पीकरण है। प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां काम में लाई जाती हैं। इसे संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे।
विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है, जैसे रंग वाले घटक को नीले या काले रंग की स्याही से पृथक करने के लिए वाष्पीकरण विधि, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए अपकेंद्रीय यंत्र, मथनी या मिक्सी का प्रयोग किया जाता है। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण जैसे तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण की द्वारा अलग किया जाता है। नमक और कपूर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। इसी क्रम में डाई से रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में और रक्त से नशीले पदार्थ या ड्रग्स को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक करते हैं और वायु से गैसों को प्रभाजी आसवन द्वारा। इसी प्रकार जल घर में जल शुद्धि निकाय की सहायता से जल को पीने योग्य बनाकर घर घर तक पहुंचाया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में किया जाता है। इसी प्रकार तकनीकियों में विकास के साथ और भी कई पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। हमने मिश्रण संबंधी लगभग सारे बिंदुओं को विस्तृत रूप में और कुछ को संक्षेप में समझने का प्रयास किया। अब अंत में हम बात करेंगे पदार्थों में परिवर्तन की। ये दो प्रकार से हो सकते हैं। जब परिवर्तन ऐसा हो जो अपनी पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके और जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता, ना ही नए पदार्थों का निर्माण होता हो, तब उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे बर्फ का जल और जल का वाष्प में बदलना। इसके विपरीत रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी पूर्व स्थिति में नहीं लौट सकता, अपितु नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। वस्तुओं का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी कुछ देर में हमने जो चर्चा की वो आपको संबंधित पाठ को समझने में सहायता प्रदान करेगी। आपके प्रति शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ। बच्चों, हमने शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में जाना और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं यह भी जाना। शिक्षक ने जो प्रयोग बताया उसे आप भी करके देख सकते हो। तीनों ग्लास में मिश्रण अलग अलग तरह से होगा और उसे हम क्या कहेंगे यह भी सोचना। आप इस पाठ को खुद पढ़ना और समझने का प्रयास जरूर करना।